गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय का जो क्लास लेकर आए थे, कल वाले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को देखा था। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से सिलेबस को देखा था। और आज की क्लास जो है, अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें भारतीय संविधान एक आपका सिलेबस था। उसमें एक सिलेबस में जो है एक सब्जेक्ट आपका भारतीय संविधान था। और भारतीय संविधान की बात करें तो काफ़ी रोल होता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए हम भारतीय संविधान की शुरुआत किए हैं। यहाँ से जो आपकी क्लास की शुरुआत हुई है, यहाँ से एक एक करके सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इनका मतलब ये हो गया कि हमारा जो संविधान है, यानी कि भारत का जो संविधान है, वो तो देश आज़ाद होने के बाद बना है ना। लेकिन भारतीय संविधान देश आज़ाद होने के पहले भारत में किस प्रकार का शासन था, भारत में जो शासन प्रशासन होता था अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेज भी तो एक संविधान बनाया होगा, अंग्रेज भी तो कोई कानून लाया होगा, कोई एक्ट लाया होगा, उसी के तहत तो भारत में जो है शासन प्रशासन होता होगा अंग्रेज के द्वारा। तो अंग्रेज ने भारत में कौन सा एक्ट लाया था, क्या सब प्रावधान किया गया था, कौन सा कानून लाया था जिसके तहत शासन प्रशासन किया था, उन सभी एक्ट को, उन सभी कानून को जो है इस चैप्टर में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर हम बात करें 2018 में जो आपका एएसओ पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें ये क्वेश्चन क्लियरली पूछा गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। क्या पूछा गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 ईस्वी में। ये स्पष्ट तौर पे ये क्वेश्चन था। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है, ये चैप्टर आप लोगों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छे तरीके से जो है इस क्लास को, इस सेशन को देखिएगा। डिटेल से इस पे चर्चा करने वाले हैं, सभी एक एक एक्ट पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, सबसे पहला कानून जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 ईस्वी में। लेकिन ये एक्ट लाने से पहले भी कुछ घटना हुआ था, उनको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा सुविधा हो सके, पढ़ने में आसानी तरीके से याद हो पाए और आपको समझ में आए ये एक्ट क्या है, क्यों लाया गया था। देखिए, हम बात करें ब्रिटिश कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसकी स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। और जब ब्रिटिश कंपनी का स्थापना हुआ था तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे। एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और कंपनी की स्थापना के समय की बात करें तो मुगल बादशाह अकबर थे। जब कंपनी स्थापना हुआ था उस समय हमारे देश में 1600 के आसपास जो है मुगल वंश का शासन था, और मुगल वंश के शासक अकबर हुआ करते थे, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1605 तक रहा था। तो 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था। फिर जब कंपनी धीरे धीरे भारत में आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो जो है ना भारत में अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, क्योंकि व्यापार करने के लिए ही आया था। तो व्यापार करना जो शुरू किया तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था। फिर उसके बाद कंपनी क्या किया, धीरे धीरे जो है छोटे मोटे राजा महाराजा से जो है दोस्ती करना शुरू कर दिया, मेल मिलाप करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आया था वो व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे लगा कि यहाँ के जनता जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ के राजा महाराजा जो है एक दूसरे से लड़ाई करने में लगा हुआ है,
तो उन्होंने इनका फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि धीरे धीरे हम यहाँ पे शासन प्रशासन करना शुरू कर दें। ये बात उन्होंने सोचा और उन्होंने देखा कि राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ का जनता जो है भोला भाला है, मूर्ख है उनके नज़र में। तो उन्होंने क्या किया, एक राजा को दूसरे राजा से और अच्छे तरीके से लड़ाना शुरू कर दिया और बीच में ये हस्तक्षेप करके थोड़ा थोड़ा क्षेत्र जीतना शुरू कर दिया। इसी तरह लड़ाई होते रहा। तो सबसे पहले जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। हालांकि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जो है 1700 हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो 1757 का प्लासी युद्ध के बारे में डिटेल्स वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ समझने के लिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो 1757 ईस्वी में एक प्लासी का युद्ध हुआ था और ये जो है ना अंग्रेज़ के लिए एक प्रथम युद्ध रहा था राजा महाराजा से लड़ाई के लिए। तो 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध लड़ा तो उसमें अंग्रेज़ों को जीत मिला। जब अंग्रेज़ जीत गया तो उसका थोड़ा सा मनोबल जो है ना बढ़ गया। फिर उसके बाद जो है जब ये युद्ध जीत गया तो इस युद्ध के बाद जो है बंगाल के गवर्नर का पद लाया गया और बंगाल के गवर्नर के पद पे सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव बैठे थे, रॉबर्ट क्लाइव आसीन हुए थे। हालांकि ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे वहाँ सारा कुछ जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 1757 के बाद 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। जब बक्सर का युद्ध हुआ इसमें जब अंग्रेजों को जीत मिला तो अंग्रेज को लगा क्या अब हम अच्छे तरीके से यहाँ शासन प्रशासन कर लेंगे, अब तो मेरा थोड़ा सा क्षेत्र भी हो गया है। तो सबसे निर्णायक युद्ध रहा था अंग्रेज को स्थापित करने में तो बक्सर का युद्ध रहा था। तो ये सब घटना जो है ना अंग्रेज का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दिया। वो युद्ध में जो जीत गया ना दो युद्ध में तो उनका थोड़ा मनोबल बढ़ गया। उन्हें लगा कि अब हम शासन प्रशासन अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ की शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर अंग्रेज को ये बात लगा कि शासन प्रशासन तो हम कर लेंगे लेकिन यहाँ पे शासन करने के लिए कुछ कानून लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई कानून नहीं रहेगा तो फिर शासन प्रशासन कैसे कर पाइएगा। जैसे सपोज डैट आप मानिए कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप एक रूटीन बनाते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, कौन सा विषय को कितना टाइम देंगे, ताकि उस अनुसार जो है हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो उसी तरह जो है शासन प्रशासन करने के लिए कोई नियम तो होना चाहिए, कोई कानून तो होना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ देखिएगा एएसओ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो 1773 ईस्वी में। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। 1773 में आया था। अब ये एक्ट जो लाया गया तो इसके तहत क्या सब प्रावधान किया गया, होता है कि इस एक्ट में क्या सब किया गया ताकि इसके अनुसार ये होगा वो होगा। तो क्या सब प्रावधान किया गया वो सब प्रावधान को देखते हैं। तो एक प्रावधान किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। इनको समझते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए जिस समय अंग्रेज का शासन था उस समय जो है पूरे भारत 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, एक था मुंबई और एक था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेज जब आया था, अंग्रेज जो शासन प्रशासन कर रहा था वो बंगाल से कर रहा था मुख्य तौर पे। अभी जो कलकत्ता इतना विकसित है वो अंग्रेज का ही देन है। तो बंगाल से शासन प्रशासन कर रहा था। तो 3 प्रेसिडेंसी था। तो इसके तहत कहा गया कि देखिए मुंबई और मद्रास
का जो प्रेसिडेंसी है वो अब बंगाल के अधीन ही आएगा, यानी कि बंगाल में जो शासन करेगा वही जो है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी शासन करेगा। तो एक कर दिया, सोचा कि अगर एक कर देंगे तो शासन प्रशासन अच्छा तरीक़ा से हो पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, एक होने से थोड़ा शासन प्रशासन अच्छा हो पाता। और इसी के तहत जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए अभी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट कहाँ भारत का, तो दिल्ली में है, लेकिन उस समय अंग्रेज के समय में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी न्याय हो, उनका अच्छे तरीके से न्याय कर पाए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया? 1774 ईस्वी में। पूछेगा किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बना तो आपको मालूम होगा कि कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होता है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजा इम्पे बने, और अन्य न्यायाधीश जो थे वो चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइट थे, यानी कि 4 न्यायाधीश का जो है 4 न्यायाधीश थे, 3 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा इम्पे। उसके बाद क्या किया कि बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में बढ़ोतरी कर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि पहले गवर्नर था, उसमें गवर्नर जनरल, यानी कि नाम में भी चेंज किया और उसका पद में भी चेंज किया, शक्ति में भी बढ़ोतरी किया गया थोड़ा सा। लेकिन ये सारा कुछ तो कर दिया, एक बात क्लियर ही नहीं कर पाया था कि कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है और बंगाल के गवर्नर जनरल का क्या काम है। ये बात जो है क्लियर नहीं कर पाया। तो इससे क्या होने लगा, थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आना शुरू हो गया कि आखिर किसके अधीन कौन सा काम है, इनका बंटवारा अच्छे तरीके से नहीं कर पाया था। इसलिए इस एक्ट को जो है प्रयास और भूल की भी संज्ञा कहते हैं। और इस एक्ट की कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। यानी कि ये सब जो भूल हो गया था, ये सब जो गलती हो गया था कि किसका शक्ति यानी किसका अधिकार कितना होना चाहिए, ये सब जो है क्लियर नहीं कर पाया था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और देखिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप पहली बार कुछ भी करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है गलती होता है। तो इसलिए ये भी पहली बार ये कानून लाया था तो बहुत ज़्यादा गलती देखने को मिला था। इसलिए इस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा भी दी जाती है। अगर आपसे पूछे प्रयास और भूल की संज्ञा किस एक्ट को दी जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, क्योंकि पहली बार तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही आया था ना। तो पहली बार तो गलती होता है, हर एक इंसान से होता है, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय हो, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो पदनाम बदला, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स बने। कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने। तो यहाँ तक ये जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत यही सब प्रावधान किया गया था। तो सारी जानकारी अच्छे तरीके से हम यहाँ बता दिए। अब जो है इसके बाद कौन सा एक्ट आया था उनको पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन छूट जाएगा या अभी आप पढ़ लिए और इसी वीडियो के लास्ट में जो है हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, यानी कि इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा, वहाँ करवा देंगे और अच्छी तरह से डिटेल से जो है वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लिए, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि हमें कितना याद हुआ, कितना समझ में आया। जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहाँ पे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ। चलिए अब हम पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब लाया गया? देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी सब तो क्या गया, उसके बाद तो ऐसा है नहीं कि एक कानून लाए और धीरे धीरे वही कानून पूरे शासन होते रहेगा पूरे देश में, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो फिर इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो कब लाया गया? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। जब लाया, किसने लाया? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा जो है यह एक्ट पारित किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। विलियम पिट के द्वारा जो लाया गया इसलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। तो ये पूछे कब लाया गया? तो 1784 ईस्वी में। अब इसके तहत क्या सब प्रावधान किया गया था?
तो कंपनी के राजनीतिक मामले की देखरेख हेतु लंदन में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि BOC का गठन किया गया। स्वाभाविक सी बात है कि देखिए कंपनी तो व्यापार भी कर रहा था भारत में और अब धीरे धीरे राजनीति भी करना शुरू कर दिया था। तो कंपनी का राजनीति वाला जो मामला था ना, यानी शासन प्रशासन करने वाला जो मामला था, इसके देखरेख हेतु जो है लंदन में BOC का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ताकि अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, नियंत्रण कर पाए कंपनी। उसके बाद क्या किया गया, तो कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि पीस इंडिया एक्ट 1784 के तहत उन्होंने ये बात कहा कि कंपनी जो है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जितना भी क्षेत्र जीत गया है, युद्ध करके हो या किसी भी तरीक़ा से जो भी क्षेत्र जीता है, वो क्षेत्र जो है अब ब्रिटिश का हो गया। वो क्षेत्र अब किसी राजा महाराजा का नहीं रहा, वो क्षेत्र जो है अब ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया। ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र का दर्जा उन्होंने दे दिया उस क्षेत्र को। अब बोला कि वहाँ पे शासन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा, जहाँ तक मैंने अपने क्षेत्र को जीता है। तो ये दो प्रावधान मुख्य रूप से किया गया था पीस इंडिया एक्ट के तहत। उसके बाद जो है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को थोड़ा विशेष अधिकार दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल को अधिकार तो था ही, थोड़ा और विशेष अधिकार दिया गया। तो इसके बाद जो है फिर 1793 का चार्टर एक्ट आया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, सभी कुछ अच्छे तरीके से डिटेल से समझ में आ रहा होगा। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट लाया गया, तो इसके तहत भी तो कुछ प्रावधान किया गया होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इस एक्ट के तहत जो है कंपनी को अगले 20 वर्ष तक जो है व्यापारिक एकाधिकार का प्राप्त रहेगा, यानी कि व्यापार करने का जो है इसे अधिकार प्राप्त रहेगा। ये कितना चालाक थे, समझिए कंपनी कितना चालाक था, धीरे धीरे अपना पाँव पसार रहे थे। जिस तरह आप नहीं देखते हैं कि जब आप ट्रेन में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो अगर आप पूरे सीट पे सोए हुए हैं, कोई लेडीज अगर आ गई तो आप यकीनन मानिए आपको सीट से उठना पड़ जाएगा। होता है भारतीय रेलवे में, तो यही सब तो खासियत है। अगर सपोज अगर यात्रा कर रहे हैं तो होता है ऐसे, अगर आप सोए हुए हैं, अगर कोई लेडीज आ गई तो उसके बाद क्या करता है, भैया जी थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा बैठने का जगह मिल सकेगा। जब वो लेडीज बैठ जाती है तो फिर धीरे धीरे लेडीज अपना पाँव पसारना शुरू कर देती है। या यहाँ पे हम जो है क्या दिखलाना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे पाँव पसारना शुरू कर देता है और अंततः जो है आप ही को उठा देता है और वो जो है उस पर सो जाती है। तो वही बात जो है कंपनी कर रहा था, ये अंग्रेजवा कर रहा था। कंपनी बोल रहे हैं तो आप ये समझिए अंग्रेज कर रहा था। तो इन्होंने क्या क्या बोला कि कंपनी जो है भारत में अगला 20 वर्ष तक जो है यहाँ पे व्यापार करेगा, इसका अधिकार दे दिया, कानून बना के जो है इसका अधिकार दे दिएगा, ताकि जो यहाँ के राजा महाराजा जो है इस पे आवाज़ ना उठाए। कंपनी की स्थापना के समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्ष के लिए जो है व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था, लेकिन जेम्स प्रथम जो है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार एकाधिकार प्रदान कर दिया था। नहीं समझे मतलब समझाते हैं। यानी कि जब कंपनी स्थापना हुआ था तो एलिजाबेथ प्रथम था ना महारानी, अभी तो जस्ट पढ़ाए हैं, उन्होंने बोला था कि 15 वर्ष करेगा, लेकिन राजा जेम्स प्रथम बोला कि नहीं, जब तक मन है तब तक करेगा। तो जब ये एक्ट आया 1793 का, तो इसमें निश्चित किया कि अगले 20 वर्ष तक ही करेगा, अगले 20 वर्ष तक करेगा। अरे चालाक था, धीरे धीरे जो है ना पाँव पसारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद क्या प्रावधान लाया गया, उसके बाद कहा कि कंपनी के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन जो जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। मतलब ये हो गया कि कंपनी के अधीन कर्मचारी सब काम कर रहा था, स्वाभाविक सी बात है, अधिकारी सब होगा,
और 1793 तक में तो थोड़ा ज़्यादा विस्तार कर लिया। कर्मचारी सब हो गया, अधिकारी सब हो गया, उनको वेतन भी तो मिलना चाहिए ना। उनको रुपया जो दिया जाता था वो पहले इंग्लैंड से दिया जाता था, लेकिन इसके तहत कहा गया कि अब जो है इंग्लैंड से नहीं दिया जाएगा, अब जो है रुपया इन सबको भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी कि भारत में जितना क्षेत्र जीता गया, जो टैक्स वसूला गया, उसी के तहत जो है दिया जाएगा। देख रहे हैं धीरे धीरे कितना पसार रहा है। फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसके तहत क्या किया गया, तो इसमें बोला कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके तहत क्या क्या, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारत में जो है चाय और चीन के साथ, यानी कि भारत में चाय और देश में चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना रहेगा। बस ये बात जो है कहा गया कि भारत में चाय का जो है व्यापार होगा और चीन के साथ थोड़ा सा, यानी कि लगभग समाप्त कर दिया, थोड़ा सा रह गया था, आप कह सकते हैं अंशतः समाप्त कर दिया। और बोला गया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। देखिए अंग्रेज जो है ना थोड़ा थोड़ा करके जो है ना दिमाग लगाना शुरू किया कि अगर जो है हम व्यक्ति को इंग्लैंड से, ब्रिटेन से हम भारत लाते हैं, फिर उसको हम तनख्वाह देते हैं, यहाँ काम करवाते हैं, और वहाँ का आदमी तो थोड़ा कमज़ोर भी होता था और तनख्वाह ज़्यादा लेता था, तो इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत के व्यक्ति को ही जो है ना अपने अधिकारी कर्मचारी में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि ये तो रुपया भी कम लेगा और काम भी ज़्यादा करेगा, यहाँ का लोग मेहनती होता है। तो ये बात जब अंग्रेज़ के दिमाग में खटका तो उन्होंने क्या किया, सोचा इनके लिए तो थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा भारतीय को। जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक पढ़ेगा नहीं, तब तक विकास हो ही नहीं सकता है, चाहे वो उस ज़माने की बात हो या आज के ज़माने की। अगर आज आप चाहते हैं भारत का सही विकास हो सके तो ये निश्चित है कि शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, शिक्षा पे बल देना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तो ये बात जो है जब अंग्रेज को खटका तो उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष खर्च किया जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपया जो है खर्च करके हम भारतीयों को अब पढ़ाएंगे, भारतीयों को शिक्षा देंगे, वो थोड़ा सा उनके पास नॉलेज आएगा तो फिर वही काम वो करवाएंगे। और इसके तहत क्या किया गया, तो ईसाई मिशनरियों को, क्योंकि अंग्रेज सब तो ईसाई धर्म के थे, तो उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे जो है ना भारत में हम ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, अच्छे तरीके से प्रचार हो जाएगा, अधिकांशता को जो है ना हम अपना ईसाई धर्म बना लेंगे। देखिए भारत में जो भी शासन किया, अगर मुगल काल की बात करें तो वो सब सोच रहे थे कि सबको मुस्लिम बना दें, अधिकांश राजा महाराजा की बात करते हैं। और जब ये अंग्रेज आए तो वो सोच रहे थे कि हम ईसाई बना दें, यानी कि जो भी आया वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। तो इसके तहत जो है कहा कि एकदम से खुली छूट दे दिया ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह अंग्रेज जो है धीरे धीरे भारत में अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया था, किस तरह शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत जो है देख रहे हैं धीरे धीरे, मैंने बोला धीरे धीरे पाँव पसार रहा। यहाँ पे जो है ना पूरे व्यापार करने का अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। बोला अब यहाँ कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगा। उसके बाद कहा कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया, यानी कि पहले क्या था, व्यापारिक कंपनी था, वो व्यापार करने के उद्देश्य था, लेकिन अब प्रशासनिक कंपनी बना दिया, यानी कि मुख्य तौर पर उनका जो लक्ष्य हो गया वो प्रशासन करना ही हो गया। प्रशासनिक कंपनी बना दिया। कंपनी का दिन भारतीयों को नियुक्त होने का अधिकार दे दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब शिक्षा दिया, थोड़ा सा शिक्षित हो गया लोग, तो इसके तहत जो है कंपनी के अधीन भारतीयों को जो है नियुक्त होने का अधिकार दे दिया। यानी कि अब कंपनी में भारतीय भी शामिल होने लगे, अब कंपनी के कर्मचारी में भारतीय को भी नियुक्त करने लगा। उसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल किया गया। इसके तहत जो है थोड़ा सा उसके गवर्नर जनरल में, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में वृद्धि किया, नाम में वृद्धि किया और उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल किया गया। स्वाभाविक सी बात है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने।
और इसी के तहत दास प्रथा के अंत करने की भी घोषणा कर दिया। उसके बाद आते 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या किया गया, तो सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये बात कहा गया, बोला कि सिविल सेवक का जो नियुक्ति होता था पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, लेकिन इसके बाद बोला कि ऐसा नहीं, अब जो है परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन किया, बोला जो परीक्षा में पास होगा उसके तहत जो है इस पद पे नियुक्त हो सकता है। तो अगर हम बात करें सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, तो चीन था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय पूछेगा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय हुए थे। उसके बाद इसके तहत और क्या सब किया गया, तो कंपनी जो है ब्रिटेन की महारानी की इच्छा रहने तक भारत में प्रशासनिक कंपनी बने रहेगी। ये बात अब घोषणा कर दिया कि ये कंपनी जो है जब तक ब्रिटेन की महारानी की इच्छा रहेगी तब तक भारत में ये प्रशासन करेगा। उसके तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये बात जो है आपका लास्ट पॉइंट जो है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के व्यू से, क्योंकि आप विधानसभा विधान परिषद से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं। तो इसलिए आपसे पूछेगा कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान जो है किस एक्ट के तहत किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद और ढेर सारा एक्ट आया, ढेर सारा कानून आया। इसके बाद 1858 का, फिर 1861, 1919, 1909, 1935, 1947 ये सब कानून लाया गया। तो आज की क्लास में जो है हम यहाँ तक जो है सब्जेक्टिव के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो है थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके आगे जो है 1858 का भारत परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक बार ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ताकि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये पीडीएफ जो है आप सभी को मिल गया होगा। अगर जिनको नहीं मिला है तो ये पीडीएफ जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो है लगभग 3000 क्वेश्चन का जो है जीके का पीडीएफ तैयार किया गया है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पे। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में जो है ये पीडीएफ 3000 क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है। तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, उस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, मैसेज करके सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो है ये आपका जो है पेड कोर्स का जो है क्लास है जो कि अभी डेमो चल रहा है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी कम फी में जो है ये सारा कुछ जो है प्रावधान किया गया है, तो इसलिए आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संविधान का अर्थ क्या होता है। तो संविधान का अर्थ जो है सभी के लिए बराबर कानून होता है। और हम संविधान के अर्थ की बात करें तो सभी के लिए बराबर कानून, यानी कि संविधान शब्द से ही पता चल रहा है। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस विधान होता है, संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम प्लस विधान होता है। और सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब कानून, विधि विधान कानून होता है। कहते हैं ना ये विधि विधान ऊपर वाले का बनाया हुआ है, यानी कि कानून ऊपर वाले का बनाया हुआ है कि एक ना एक दिन सबको जो है जाना पड़ेगा, जो आया है वो जाएगा जरूर। तो वही विधि विधान है, यानी कि सम का मतलब सभी और विधान का मतलब कानून। सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब कानून, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून, ये संविधान का अर्थ है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। देखिए अगर
अभी जस्ट पढ़ाए हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी दूर हो जाएगा। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे थे। वहीं 3 अन्य न्यायाधीश की बात करें, हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर थे। बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। प्रयास और भूल की संज्ञा किस एक्ट को कहा जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट की कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा लाया गया था, इसलिए इनका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इस एक्ट में संशोधन 1786 ईस्वी में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? एक नया क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि वीटो का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। जब हम इसी आगे पढ़ाएंगे कि वीटो का अर्थ क्या होता है और कितने प्रकार का वीटो होता है, वर्तमान के संविधान में सारा कुछ जो है इसी क्लास के अंतर्गत जो है आगे बताने वाले हैं। भारतीय शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किए जाने का प्रावधान किस एक्ट के तहत लाया गया? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत जो व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पे समाप्त किया गया। अगर पूछेगा, हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत किस प्रथा का अंत किया? दास प्रथा का। और एक क्वेश्चन यहाँ है कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? किस एक्ट के तहत किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे ही जो है 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे शिक्षा का जब हम विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि अंग्रेज के द्वारा क्या सब शासन लाया गया, यानी कि संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से जो है संविधान धीरे धीरे बढ़ोतरी किया गया था, अंग्रेज के द्वारा शासन लागू किया गया था। उसी तरह जो है शिक्षा का विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ा जाएगा किस तरह से कौन सा अधिनियम आया, कौन सा नियम आया था जिसके तहत शिक्षा का विकास क्या किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। और उसी के तहत जो है आजकल जो है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो रही है। सीबीएसई बोर्ड का जो पढ़ाई हो रहा है ये सब अंग्रेज का ही देन है। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया जाएगा किस एक्ट के तहत घोषणा किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और प्रथम देश जो है चीन बना था। विधान परिषद के गठन का प्रावधान जो है, विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि सभी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने कम ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है जो महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप याद करना शुरू कर दीजिए। सभी क्वेश्चन को आप याद करना शुरू कर दीजिए। और समसामयिक विषय वाला जो पीडीएफ है उस पीडीएफ से भी आप डेली 15 क्वेश्चन याद करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आज जो है 1853 का चार्टर एक्ट तक पढ़े थे। 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस वाले चार्टर एक्ट को यहाँ से जो है कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो क्लास इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।